डियर स्टूडेंट, आज हम अपने YouTube वीडियो के अगले लेक्चर में कक्षा 9 के विज्ञान में आगे चर्चा करेंगे दूरी के बारे में। जहाँ से हमने पिछले वीडियो में बंद किया था उसके आगे दूरी से चर्चा करेंगे। दूरी किसे कहते हैं, दूरी है क्या। जब दूरी पर बात हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है, लेकिन दूसरे शब्दों में समझे कि जब हम किसी स्थान से यात्रा प्रारंभ करते हैं, किसी दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, उसके दौरान जो हमने पथ की लंबाई तय की उसी को दूरी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी एक सदिश राशि है। दूरी एक सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि। अभी राशियों के बारे में पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि किसी राशि पर ही चर्चा कर लिया जाए। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। सदिश माने दिशा के साथ, अदिश माने बिना दिशा के। कोई भी राशि हो उसके लिए परिमाण आवश्यक, परिमाण डिफिनिट है कि उसके साथ परिमाण अवश्य होगा, लेकिन दिशा भी उसके साथ हो यह जरूरी नहीं। जिसके साथ जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो उसे सदिश राशि, और जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो दिशा की नहीं उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कहा जाए कि 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कहने से यह तात्पर्य है कि इससे केवल ये ज्ञात होता है कि दूरी का परिमाण है 10 किलोमीटर, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि हमें किस दिशा में जाना। तो जब दिशा का ज्ञान नहीं होता तो इससे यह स्पष्ट है कि दूरी एक राशि कैसी है, अदिश राशि। दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, सदैव धनात्मक होती है। दूरी एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसमें वस्तुओं को मापते वो पद्धतियां 3 प्रकार की हैं। एक एमकेएस, सीजीएस, एक एफपीएस।
एमकेएस जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापे, वह एमकेएस पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापे, उसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाए, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाए, उसे एफपीएस पद्धति कहती है। तो जो लंबाई दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में है वह मीटर। दूरी से ही संबंधित एक और टॉपिक है जिसका नाम विस्थापन है। विस्थापन विस्थापन की अनेक परिभाषाएं हैं। पहला है कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। समझ सकते हैं कि जब दिशा निश्चित हो गई यानी दिशा का भी ज्ञान हो रहा, परिमाण तो होगा ही। परिमाण प्लस दिशा, तो ये विस्थापन किस प्रकार की राशि हो गई? सदिश। किसी निश्चित दिशा में पहली परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? कोई अपने प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर नीचे की तरफ, पुनः यहां से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चले तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 4 धन 3 बराबर 7 किलोमीटर। लेकिन उसके दिमाग में एक संदेश सदैव बना रहेगा। यदि मान लीजिए उसका एक घर है, उसे यहाँ तक जाना, तो इस प्रकार का रास्ता हो, तो उसके दिमाग में एक संदेह होगा कि यदि यहाँ से एक रास्ता सीधा होता तो हमें कम दूरी और एक निश्चित दिशा में दूरी तय करनी पड़ती। तो यही जो कम दूरी या एक निश्चित दिशा में दूरी तय करनी, इसी को विस्थापन कह सकते हैं। यही विस्थापन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उससे ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे इसके सामने की भुजा कर्ण होती है और नीचे आधार है, ये वाली रेखा लंब है। तो कर्ण को एक समान लें क्योंकि ये विस्थापन है, पता नहीं है। x² = लंब का मान कितना है? 4 का वर्ग, आधार है 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। x² = 25, तो x बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर कड़ी लगेगी 25, तो कड़ी 25 का मान 5, यानी विस्थापन कितना आएगा? 5 किलोमीटर। दूरी वह तय करेगा 4, 3, 7 किलोमीटर, लेकिन उसका विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का कितना हो सकता है? 5 किलोमीटर। तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी या एक निश्चित दिशा में ये दूरी तय करना, इसके लिए ऑप्शन है जा सकता है, लेकिन ये एक निश्चित दिशा में दूरी तय करना, ये भी विस्थापन है। तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को भी विस्थापन कहा जाता है। दोनों परिभाषाएं लिख लिया है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की प्रारंभिक और
अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन की पर दो परिभाषाएं हैं। विस्थापन के बारे में विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। कैसे होगा भी इसको बता देंगे आगे। विस्थापन एक सदिश राशि। सदिश कैसे है? क्योंकि इसकी दिशा निश्चित है। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, दिशा निश्चित है, साथ में परिमाण, यानी परिमाण और दिशा ऐसी भौतिक राशि जिसे जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। इस आधार पर विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण भी रहेगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसके साथ साथ दिशा भी निश्चित है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कैसे हो सकता है, इसके बारे में देखें। मान लें यहाँ कोई पॉइंट हो, यहाँ से आगे 3 किलोमीटर जाना और पुनः इस स्थान से कोई वापस लौट करके, इस रास्ते से होकर के पुनः वापस लौट करके आए, 3 ना वापस लौट करके बल्कि 5 किलोमीटर वापस लौट आए। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो 3 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर घटाएगी तो आएगा -2 किलोमीटर। जैसे जाना केवल 3 किलोमीटर था, लेकिन वह वापस 5 किलोमीटर आ गया, अर्थात समझ सकते वह 2 किलोमीटर अधिक वापस आया। गया था वह 3, तो 3 में से जितना वापस लौटे उतना घटा दीजिए, जो आ रहा वह ऋणात्मक मान है। इस प्रकार से ऋणात्मक, धनात्मक तो समझ ही सकते हैं। शून्य कैसे होगा? जैसे वह 3 किलोमीटर जाए और पुनः वापस लौट करके 3 किलोमीटर आ जाए, तो 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर वापस आ गया। प्रारंभिक बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही, और उसके बीच की दूरी कोई दूरी शून्य है। चाहे घटा करके देख लें कि 3 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर घटा देंगे तो मान शून्य। इसलिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है, परंतु दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है,
इसे इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाल तथा वेग के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना।